अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? रमज़ान कैसे गुज़र रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा गुज़र रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। और जिन जिन को स्टमक के प्रॉब्लम हो तो ये उनका जो स्टमक है ना, अगर मैं ये कहो कि स्टमक वॉशिंग हो रहा है तो ये ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर साइंटिफिक लिहाज से अब देखा जाए तो रमज़ान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, स्टमक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं महसूस कर रहा हूँ आज से 5 दिन पहले मैं बड़ा तकलीफ़ में था, स्टमक की वजह से मैं बड़ा तकलीफ़ में था, लेकिन अभी नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। हमें डाइटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, आज टॉपिक है हमारा बॉन्ड लेंथ। रमज़ान है, कोई मसला नहीं है, हमने करना है, ठीक है, नॉर्मल की तरह। तो बॉन्ड लेंथ मैंने वहाँ पर लिखा है, बॉन्ड लेंथ डिफिनीशन मैंने लिखा है। मैंने क्या डिफिनीशन लिखा है? मैंने लिखा द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन द न्यूक्लियाई, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने क्या लिखा? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। जो डिफिनीशन मैंने वहां पर लिखा है, अगर आपको नजर आता है, मैं अगर यहां पर ऐसा करो, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की करो H2, तो ये 2 हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो अगर मैं इसका ये ऐसा बनाऊँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन में कुछ इस तरह बनाओ, इसको थोड़ा सा करीब बनाओ ताकि दोनों आपस में बिल्कुल फ्यूज हो, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस न्यूक्लियस से लेकर ये जो न्यूक्लियस है, यहां से लेकर यहां तक का ये जो फासला है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बॉन्ड लेंथ। दिस इज कॉल्ड BL, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। 2 एटमों के दरमियान क्या? 2 एटमों के दरमियान जो फासला होता है, दो एटमों के न्यूक्लियसों के दरमियान, न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला होता है ना, उसे क्या कहता है? उसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। जैसे कि इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है और इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है, दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल बनाया है, H2 बनाया है। तो इस न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक का ये फासला, इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक का फासला क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ कहलाता है। सिमिलरली अगर आपको नज़र आता है, मैं HF में मैं करो, तो HF में क्या है? अब फ्लोरीन का पहले बनाऊंगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो पहले शेल में इसका न्यूक्लियस और इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अभी इस हाइड्रोजन के साथ उन्होंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया हुआ है, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको ऐसा बनाओ, ठीक है। अब क्या है? अब इसका वैलेंस शेल 2 से कंप्लीट है और इसका 8 से कंप्लीट है। अभी अगर मैं ये कहूँ, देखो ये एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से लेकर ये जो फासला है, इन 2 न्यूक्लियाई के दरमियान ये फासला अभी क्या कहलाता है? ये फासला कहलाता है BL। ये क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ कहलाता है। कोई मसला नहीं है, बस 2 एटमों के दरमियान बॉन्ड बनाओ और न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला होता है वो इसका बॉन्ड लेंथ कहलाता है। कोई मसला नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। ताहम अब इस तरह है, तो आप लोगों को पता है किसी एटम के न्यूक्लियस से लेकर इनका वैलेंस शेल तक का जितना फासला होता है वो इसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ये तो आप लोगों को याद होगा ना, ठीक है। अब कोवेलेंट रेडियस
का भी हम डिफिनीशन तो कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ इस तरह है, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो सेम एटम से मिलके बना हो, जैसे कि हाइड्रोजन जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो का मतलब होता है कि सेम एटम से मिलके बना होता है, और डाई का मतलब है दो एटम से मिलके बना होता है, तो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब अगर ऐसा कोई केस है जो कोई मॉलिक्यूल दो सेम एटम से मिलके बना हो, जाहिर बात है वहाँ पर भी तो बॉन्ड हुआ है, लेकिन देखो इसमें बॉन्ड हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों एटमों के रेडियस जो उनका रेडियस होते हैं ना, इनका हम सम लेंगे। दोनों का सम क्या कहलाता है, इसका बॉन्ड लेंथ कहलाता है। जैसे क्या है, देखो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल, ये फासला जो है ये इसका r है, और ये इस हाइड्रोजन का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है ये इसका r है। तो इन दोनों को जमा कर BL अब क्या किस चीज के बराबर होगा, r प्लस r के बराबर होगा, r प्लस r के बराबर होगा। आसान है। क्या है, अगर कोई मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलके बना हो, अगर कोई मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलके बना हो, तो फिर सेम एटम के रेडियाई हम लेंगे, रेडियस मुख्तलिफ एटम के रेडियस हम लेंगे, ठीक है। जो हम रेडियस लेंगे उनको मुख्तलिफ तो नहीं होते, दो होते हैं, तो इन दोनों को आपस में जमा कर लेंगे, जितना आता है वो इसका बॉन्ड लेंथ कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का मैंने इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक रेडियस है और ये दूसरे हाइड्रोजन का रेडियस है, तो इन दोनों को मैंने जमा किया तो बॉन्ड लेंथ बन गया। और क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मसला नहीं है। ओके डन, ओके जनाब। तो चलो आगे चलते हैं। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बॉन्ड लेंथ पर असरअंदाज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपने नहीं मिस करना है, बहुत आपने मेरे साथ आना है, मैं रिपीट करके आप लोगों को दोहराऊंगा इंशाल्लाह, आप टेंशन ना ले, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपने मिस नहीं करना है, पूरी तवज्जो के साथ हमने सुनना भी है, ठीक है। तो सुनिए, ठीक है, फैक्टर्स कौन से हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बॉन्ड लेंथ पर असरअंदाज होते हैं। वो कौन से फैक्टर है? द फर्स्ट वन इज बॉन्ड ऑर्डर, यस बॉन्ड ऑर्डर। The second, size of the bonded atoms. Yes, that is also important. And about the nature of the bonded atoms. चलो देखते हैं। सबसे पहला वाला केस हम कर देते हैं। आप लोग देखें, मैंने नीचे लिखा है, ये जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं इनको मैं ज़रा तफसील के साथ आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। सबसे पहले मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिखा है, चलो ये 1 by 1 वैसे भी लिखे गए हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे किसी बॉन्ड लेंथ कैसे असर कर देता है बॉन्ड ऑर्डर पर। देखो, सबसे पहले आपने बॉन्ड ऑर्डर को पहचानना है। बॉन्ड ऑर्डर हम कहते हैं कोई मॉलिक्यूल कितना बॉन्ड्स कर देते हैं, कोई मॉलिक्यूल कितना बॉन्ड कर देते। अगर वो एक बॉन्ड कर सकता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। जैसे कि हाइड्रोजन को आप देखें, अगर आपको हाइड्रोजन नजर आता है H2, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन जो होता है ये 1 बॉन्ड कर सकता है। देखो ये 1 बॉन्ड है यहाँ से लेकर, ये तो बॉन्ड लेंथ है कोई बात नहीं, लेकिन देखो ये 1 कर सकता है, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है ऑटो। तो इसका ये न्यूक्लियस पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके नेक्स्ट शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड्स कितने करेगा, ये बॉन्ड्स करेगा, ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसका न्यूक्लियस, और इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने ज़रा बड़ा बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, आपने तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। देखो ये एक बॉन्ड अगर करता है तो फिर भी ये स्टेबल नहीं होता, ये भी स्टेबल नहीं होता है, तो एक और बॉन्ड करेगा, ठीक है। अब उन्होंने 2 बॉन्ड्स किए हैं, तो अब क्या होता है, देखो इसका
जब 2 बॉन्ड्स किए तो इसका BL कितना है, इसका BL है 2 बॉन्ड, सॉरी BO, क्या BL नहीं BO, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है। और अगर आप नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन का ये न्यूक्लियस, इसका पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो न्यूक्लियस पहले शेल में, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड्स कितने करेगा, 3 बॉन्ड्स करेगा, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका है 3। अब जरा इस पॉइंट को समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें ये कहो, अगर मैं ये कहो कि एक एटम ये ले लो और एक एटम ऑफ ये कंसीडर करें, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है, तो ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये एटम और ये एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करेगा। बॉन्ड ऑर्डर अभी 1 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। अभी ज्यादा अट्रैक्शन है अगर मैं कुछ इस तरह करो कि अगर दो इलेक्ट्रॉन जोड़े एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो अगर दूसरा शेयर करता है तो अब एटम्स और करीब आना शुरू हो जाएंगे, और करीब आना शुरू हो जाएंगे। पहले डिस्टेंस कितना था, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस था। अब उन्होंने ये बॉन्ड भी, ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा भी शेयर किया, तो अब थोड़ा सा कम हो रहा है। आपको अगर नजर आता है थोड़ा सा कम हो रहा है। पहले इतना था जब बॉन्ड ऑर्डर 1 था, जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, 2 में चला जाता है, तो बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये फासला बॉन्ड लेंथ है। अभी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड लेंथ इतना है। अभी बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया तो क्या बना, अब बॉन्ड लेंथ के साथ क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ कम हुआ। अगर अब मैं तीसरा बॉन्ड बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैं तीसरा बॉन्ड ये बनाऊं, तो मजीद करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ साथ साथ डिक्रीज होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। ओके जी। तो अब आपको कोई पूछे आपसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो सेम ग्रुप में वाक़ई है, सेम पीरियड में, सॉरी ग्रुप में नहीं, ग्रुप ऑक्सीजन का सेक्स ग्रुप है और नाइट्रोजन का पेप्ट ग्रुप है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से क्या होना चाहिए, अगर आपका वो आप देखें तो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन में न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, प्रोटॉन ज्यादा होती है, तो वैलेंस शेल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर देता है। चाहिए तो ये है कि वहां न्यूक्लियस का साइज छोटा हो जाए, लेकिन नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसलिए अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा हो जाता है। अगर मॉलिक्यूल की बात किया जाए, मैं एटम की बात नहीं करता हूं, मस्ट रिमेंबर, मैं मॉलिक्यूल की बात N2 की बात कर रहा हूं, मैं O2 की बात कर रहा हूं। तो बॉन्ड ऑर्डर, अगर एटम है तो फिर बॉन्ड ऑर्डर का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, फिर तो वो एटम है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसलिए उसका साइज छोटा होगा, किस चीज से, ऑक्सीजन के। दैट इज, कोई मसला नहीं होगा, समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, मॉलिक्यूल को देखना है कितने वो बॉन्ड्स कर देते हैं, जितने ज्यादा वो बॉन्ड्स कर देते हैं ना, उतना ही उनका बॉन्ड लेंथ कम होगा, कोई मसला नहीं है। अब हाइड्रोजन का, लेकिन अकेले तो ये साइज पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी अकेले तो बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता, कुछ और भी फैक्टर्स है, वो आगे जाके 1 बाय 1 हम करेंगे। तो अब देखो द सेकंड फैक्टर जो मैं बताने वाला हूं वो कौन सा फैक्टर है। अब देखो साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेट फॉर एग्जांपल आप देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का मैं बताऊं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरा हाइड्रोजन है, उसका ये न्यूक्लियस और इसका ये वैलेंस शेल, यहां से लेकर ये फासला क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ है। और इसकी जगह अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है,
इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर कितने, फिर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड्स कितने करेगा, 1 बॉन्ड करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। कितने बॉन्ड्स करेगा, ये बॉन्ड्स करेगा 1 बॉन्ड करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड किया तो बस इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका वैलेंस भी कंप्लीट, इसका वैलेंस भी कंप्लीट। यहां से लेकर ये फासला क्या कहलाता है, ये जो होता है ये कहलाता है Bl, और ये यहां से लेकर ये फासला क्या कहलाता है, Bl। बॉन्ड ऑर्डर दोनों में सेम है, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी क्या है, फिर भी ये छोटा है और ये बड़ा है। क्यों ये छोटा है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन के एटम का साइज छोटा है। जब एटम का साइज छोटा होता है ना तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिक बात है कम होएगा। ठीक है, तो आपने 2 फैक्टर्स को जहन में रखने, तीसरा फैक्टर मैं बताने वाला हूं। 2 फैक्टर्स को अपने मस्त जहन में रखने। तीसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने लर्न करना है, मेरे साथ आना है, मिस नहीं करना है। जो पहला फैक्टर तो आपने बॉन्ड ऑर्डर का कहा कि अब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होता है। सेकंड आपने साइज का कहा, साइज जितना बड़ा हो जाता है बॉन्ड लेंथ उतना ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, चाहे बॉन्ड ऑर्डर 2 मॉलिक्यूल का सेम हो, लेकिन बाज मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, बाज का कम होता है। कोई आपसे पूछे कि क्लोरीन तो बॉन्ड ऑर्डर, वहां पर क्लोरीन में बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, हाइड्रोजन में 1 है, लेकिन फिर हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्यों क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ से कम होता है? तो आपने यही आंसर दिया कि ये डिफरेंट आंसर करता है साइज पर। ठीक है जनाब, दैट इज। एंड नेक्स्ट वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नेचर है, वो नेचर ऑफ द बॉन्डेड एटम है। आपने इसी चीज को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, आपने इसी चीज को कभी नहीं भूलना है, मस्ट रिमेंबर। आप देखिए, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मैं बताने वाला हूं, बल्कि यही चीज है। ठीक है, हमारे पास क्लोरीन का, याद रखो कभी नहीं बोलना है, हमेशा बॉन्ड लेंथ हम नाफ करेंगे पिकोमीटर के यूनिट में, एंगस्ट्रॉम के यूनिट में और नैनोमीटर के यूनिट में। यहां पर हम पिकोमीटर के यूनिट यूज करेंगे। क्लोरीन का अगर आपको नजर आता है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, Cl2 में मॉलिक्यूल बना देता हो। बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनना है, इस पॉइंट को अपने तवज्जो के साथ सुनना है। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो मैं इसको कुछ इस तरह बना देता हूं। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का पहला शेल, ये क्लोरीन का सेकंड शेल और ये क्लोरीन का थर्ड शेल। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन अब बनाइए, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस और ये क्लोरीन का पहला शेल और ये क्लोरीन का थर्ड शेल है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा बड़ा मैंने बनाया है, इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूं ताकि फिर मसला ना हो। ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है इतना। तो अब क्या है, अब देखो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके जी, ये देखो इसके भी पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने नीचे बनाया भी है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये उनने शेयर किया हुआ है। देखो समझने की कोशिश करो, यहां से लेकर ये फासला, ये फासला इसका बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है, और इसका लेंथ कितना है 198 पिकोमीटर। समझने की कोशिश करो, ये कितना है 198 पिकोमीटर है। ओके डन जनाब, कितना है ये आपने रट्टा करना है, रट्टे से अपना याद करना है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप एक्सपेरिमेंटल करेंगे, एक्सपेरिमेंटल आप निकाल सकते हैं लेकिन अभी नहीं, अभी आपने रट्टा करना है। ठीक है, बोर्ड पर तो आपने रट्टा लगाना है। ठीक है जनाब, अब हाइड्रोजन का देखते हैं। मैं हाइड्रोजन का अगर बनाऊँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, न्यूक्लियस इसका पहले शेल ये है, और इसका इस तरह सेकंड हाइड्रोजन मैंने बनाया, सेकंड मैंने हाइड्रोजन बनाया।
तो अभी क्या होगा, अभी देखो ये जो दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ से लेकर ये फासला अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं, ये इसका क्या है, ये इसका बॉन्ड लेंथ है, ये इसका बॉन्ड लेंथ है और इसका लेंथ कितना है, ये 74 पिकोमीटर है। ओके, आसान है ना, आसान है, कोई मसला नहीं, रट्टा आपने करना है। आपने हाइड्रोजन का पूछना है, क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कितना है, 198 पिकोमीटर है। हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना है, इतना है। आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर सिमिलर सेम एटम से कोई मॉलिक्यूल बना हो तो फिर उनके रेडियाई का सम इसका क्या कहलाता है, इसका क्या कहलाता है, इसका बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ठीक है, इसका Bl जो था ये उसका R+R था, तो इसका एक और जब दोनों कितने के बराबर होते हैं, 198 के बराबर होता है, तो एक और 99 पिकोमीटर के बराबर होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। और जब दोनों Bl कितना है, R+R, जब टोटल 74 है तो सिंगल जो होगा 37 पिकोमीटर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखते हैं जनाब, थोड़ा सा समझने की अभी कोशिश करो। अगर मैं, ये तो Cl2 का था और ये H2 का था, अब अगर मैं करो HCl में, देखो HCl में कैसा होता है। HCl में अगर मैं इस तरह बनाऊं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो पहले मैं इसको U बनाऊं और ये मैं हाइड्रोजन बनाऊं और जनाब इसको थोड़ा सा करीब बना देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मैंने बनाया। अब क्या है, इसमें पहले शेल, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 7 और ठीक है, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ने शेयर किया हुआ है, ये बॉन्ड बनाया है। अब यहाँ से लेकर ये जो फासला है ये इसका बॉन्ड लेंथ कहलाता है, ये इसका बॉन्ड लेंथ है। अब ये कितने के बराबर होंगे, जाहिर बात है मसला तो है नहीं, क्योंकि इसका बॉन्ड, इसका रेडियस हमें मालूम है, इसका रेडियस कितना था, 99 पिकोमीटर के बराबर था, 99 पिकोमीटर के बराबर था जनाब। और हाइड्रोजन का रेडियस कितना था, 37 था। तो दोनों को मैंने जब किया तो इससे बनता है 16 और 12 3 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो आपको नजर आता है ये जगह, ये कितना है, 136 पिकोमीटर है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल इसका निकाला तो इसका डेटा आया, ये जो आंसर आया ये आ रहा था 127 पिकोमीटर। वाह 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 वाह, क्या बात हो है। क्या पूछा, क्या बना, आपका आंसर आ रहा था 136 पिकोमीटर। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एक्सरेज एनालिसिस किया HCl का और उन्हें बॉन्ड लेंथ निकाला तो उन्होंने देखा कि ये तो बनता है 127 पिकोमीटर। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस थिंग। तो जनाब तुम्हारा थर्ड फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। आप देखेंगे, याद रखो, आप लोगों को याद होगा, अगर तुम नहीं भूल गए हो तो मैंने एक वीडियो भी की थी कि हमेशा, चलो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट एंड आयनिक। तो कोवेलेंट और आयनिक का अगर आपको नजर आता है, आपने ऐसा बनाया था कि जब 2 एटमों के दरमियान हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो डिफरेंस 0 से लेकर 1.7 तक है तो कोवेलेंट है। कौन सा बॉन्ड है वहां पर बॉन्ड है, फिर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है वो। और अगर वो डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ऊपर हो तो फिर क्या है, वो आयनिक कंपाउंड है। जैसे कि HCl और NaCl को अगेन से अब आपको बना देता हूँ, ये मैंने एक्सपेरिमेंट बार किया है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मैं निकालो तो क्लोरीन का 3.5 और हाइड्रोजन का 2.1 है, तो इसका आंसर आता है 1.4। ठीक है, ये कोवेलेंट है।
1.7 से नीचे है, बिल्कुल ये कोवेलेंट है। अब NaCl का निकालो तो क्लोरीन का 3.5 और सोडियम का 0.8, तो ये बनता है 7। 2.7 जो 1.7 से ऊपर है तो ये आयनिक है। तो NaCl आयनिक कंपाउंड है और HCl कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। NaCl मॉलिक्यूल तो नहीं है, वो तो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ओके जी, यहां तक क्लियर। अब जो आयनिक कंपाउंड वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वहां पर आयंस के दरमियान फोर्स होता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर कोवेलेंट में कैसे होता है? अब देखो कोवेलेंट दो किस्म के होते हैं। कोवेलेंट हमारे पास दो किस्म के होते हैं। अगर कुछ दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेकर 0.8 तक है तो बेशक वो कोवेलेंट है, लेकिन वो नॉन पोलर कोवेलेंट है। नॉन पोलर कोवेलेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर ये डिफरेंस 0.8 और 1.7 के दरमियान है तो कौन सा? ये फिर होगा पोलर कोवेलेंट। अच्छा जनाब बताओ, अब बताओ HCl का डिफरेंस क्या रहा है? 1.7। 0.8 से ऊपर है, 1.7 से नीचे है तो HCl पोलर कंपाउंड है। और जब ये पोलर है तो बनेगा फिर क्या? अब देखो HCl जब तुम्हारे साथ पोलर आ रहा है तो करना क्या है अपने? देखो ये HCl में कुछ इस तरह बना देता हूं। अब हाइड्रोजन का क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे के महबूब बन रहे हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हम सोच रहे थे, हमने तो कैलकुलेशन किया था, इसके रेडियाई हमने लिए थे, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि एक दूसरे को ये चाहत भी रखते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग चाहते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को चाहता है। ठीक है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा नॉन पोलर से, तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब जनाब एक दूसरे को जब चाहत करेगा, एक दूसरे का चाहत करेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। दैट इज द आंसर। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि HCl का जो कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ है वो 130 कितना आ रहा था? 136 पिकोमीटर आ रहा था। यस, 136 पिकोमीटर, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 127 पिकोमीटर है। ये ऐसा क्यों होता है? आंसर दीजिए। तो आपने ये आंसर देना है कि HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑल्दो हमें पता है कि क्लोरीन का रेडियस जो है 99 पिकोमीटर और हाइड्रोजन का 37 पिकोमीटर, दोनों को जमा करके 36 बनता है। लेकिन अगर उनके अंदर देखा जाए तो वहां पर अट्रैक्शन भी है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड एटम ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम पड़ रहा है। दैट इज द आंसर। ओके जी, इंशाल्लाह समझ आया होगा। आपने कोशिश करना है, कोशिश के अलावा कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ तुम्हें मिलेगा, फिर रिजल्ट अल्लाह देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।